प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज की हिंदी की इस क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ। कल की वीडियो में हमने पढ़ा कि लोक कला किसे कहते हैं और लोक कला कहाँ से प्रस्फुटित होती है। छत्तीसगढ़ की लोक कला कौन कौन से हैं, कुछ लोक कलाओं के बारे में हम कल अध्ययन किए थे। लोक कला के अंतर्गत ददरिया, सुआ, कर्मा, देवार गीत, जंवारा, भोजली, इन सब के बारे में हम संक्षिप्त में कल पढ़े थे। और आज पढ़ते हैं लोक नाट्य का कलेवर, व्यंग्य का तेवर। तो लोक नाट्य का कलेवर मतलब लोक नाट्य का स्वरूप कैसा है, लोक नाट्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधा आती है, इन सब के बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में प्रमुख है नाचा, चैनैनी और रहस। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में कौन कौन सी विधा आती है? नाचा, चैनैनी और रहस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम नाचा। नाचा किसे कहते हैं? तो नाचा अत्यंत सशक्त विधा है और लोकप्रिय भी है। प्यारे भैया बहनों, आप सभी जानते हैं आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश गांव में अनेक उत्सवों में, खास करके मड़ई के अवसर पर या छठी के अवसर पर या कुछ और त्यौहार के अवसर पर लोग नाचा कराते हैं और उसका भरपूर आनंद लेते हैं। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं। इस विधा में जो पुरुष वर्ग होते हैं वही महिला बनते हैं और बहुत कठिन काम होता है, लेकिन जो पुरुष इस विधा को, इस किरदार को निभाते हैं वह इस विधा में बहुत पारंगत होता है और वो इस प्रकार से सजते संवरते हैं कि बिल्कुल हम जज नहीं कर पाते हैं कि यह स्त्री है या पुरुष है। और बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत सुंदर ढंग से वो परी बनकर मंच में अपना किरदार निभाते हैं। तो बहुत ही सुंदर विधा है नाचा। आज हर लोग, खासकर के गांव के लोग, शहरों में तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन नाचा आज गांव में बहुत होता है और लोग इसका आनंद उठाते हैं। तो इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं। 2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है। 2-4 नाच होता है, जो डांसर होते हैं वो लोग डांस करते हैं 2-4, उसके बाद प्रहसन होता है। प्रहसन मतलब छोटा सा नाटक, एकांकी, जिसमें जोकर, छत्तीसगढ़ी में हम जोकर कहते हैं, जोकर या विदूषक मतलब हंसाने वाला के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं, छोटा नाटक पेश करते हैं बहुत मज़ेदार अंदाज में, और लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। इस प्रकार का यह गम्मत होता है। गम्मत या प्रहसन में अत्यंत तीखा व्यंग्य होता है। तीखा व्यंग्य मतलब एक दूसरे को सुनाना, एक दूसरे को ताना मारना, इस प्रकार से इस गम्मत की शुरुआत होती है, किंतु उसका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। समापन बहुत आदर्श ढंग से होता है। नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। तो जो नाच होता है, डांस होता है, और गम्मत करते हैं, दोनों को मिलाकर नाचा कहते हैं। नाचा रात भर चलता है और सवेरे कर्मा के साथ समाप्त होता है। रात भर यह नाचा का कार्यक्रम चलता है और रात भर लोग इसका लुत्फ उठाते हैं और सवेरे कर्मा गीत के साथ यह नाचा समाप्त हो जाता है। स्वर्गीय मंदरा जी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। अभी मंदरा जी के ऊपर फिल्म भी बना है, बहुत से लोग आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब के माध्यम से इसे देख सकते हैं। तो स्वर्गीय मंदरा जी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे और नाचा परंपरा को उन्हीं से प्रारंभ माना जाता है। आज से 60 वर्ष पहले बोड़रा, रिंगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी। आज से 60 वर्ष पहले बोड़रा, रिंगनी और रवेली की जो नाचा पार्टी वो बहुत ख्याति प्राप्त थी। बाद में रिंगनी रवेली पार्टी एक हो गई। जो अलग अलग पार्टी थी वो दोनों पार्टी, रिंगनी रवेली पार्टी एक हो गई। लालू राम और मदन लाल इस पार्टी के सशक्त कलाकार थे, बहुत मजे हुए कलाकार थे, सशक्त मजबूत कलाकार थे, जिनके नाम से लोग
टूट पड़ते थे। जहाँ भी इनका कार्यक्रम होता था लोग इनके नाचा को देखने के लिए वहाँ पर झूम पड़ते थे, टूट पड़ते थे। लालू राम ने हबीब तनवीर के निर्देशन में तैयार चरणदास चोर में चरणदास की अविस्मरणीय भूमिका निभाई। अविस्मरणीय मतलब ऐसी भूमिका निभाई कि लोग उसे भूल नहीं पाते हैं, उनके मानस पटल में जो हमेशा बैठा होता है। इस प्रकार से अविस्मरणीय भूमिका ये चरणदास चोर में निभाए हैं। ठीक, कौन? लालू राम ने हबीब तनवीर के निर्देशन में तैयार चरणदास नामक है ना एक नाटक था जो बहुत चला, विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। तो हमारा देश में तो, हमारे छत्तीसगढ़ में तो इनको ख्याति मिला ही, विदेश में भी इनको खूब ख्याति मिली। फिल्म मेसी साहब में उसकी छोटी सी भूमिका भी प्रभावकारी है। मेसी साहब एक फिल्म बना था, उसमें भी छोटी सी भूमिका लालू राम ने निभाया था, वो बहुत खास था। नया थिएटर दिल्ली के एक नाट्य में मद्रासी पंडित का जीवंत रोल करने का करेंट ने उसका चित्र छापते हुए टिप्पणी की थी कि हिंदी स्टेज हैज येट टू फाइंड लालू राम, अर्थात हिंदी रंगमंच पर अभी लालू राम पैदा नहीं हुआ है। बहुत अच्छे कलाकार थे लालू राम, तो हिंदी रंगमंच पर लालू राम जैसा कलाकार पैदा नहीं हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित भारत प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव में इस लोक कलाकार का अभिनंदन भी किया गया था। तो एक बहुत अच्छे कलाकार थे लालू राम। मध्य प्रदेश शासन ने लोक नाट्य के 5 छत्तीसगढ़ी कलाकारों मदन लाल, भुलवा राम, गोविंद राम, देवी राम और फीदाबाई को तुलसी सम्मान प्रदान किया था इनके कलाकारी के लिए। चंदैनी लोकनाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणय गाथा मतलब प्रेम गाथा प्रस्तुत की जाती है। तो चंदैनी का कार्यक्रम भी आप लोग बहुत से लोग देखे होंगे और अभी भी देख सकते हैं, आप नेट के माध्यम से यूट्यूब में उपलब्ध है। तो चंदैनी लोकनाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणय गाथा, प्रेम गाथा प्रस्तुत की जाती है। वस्तुतः चंदैनी अब लोकनाट्य की एक ऐसी शैली हो गई है जिसमें कलाकारों की संख्या कम होती है और एक कलाकार अनेक पात्रों का अभिनय कर लेता है। इस चंदैनी कार्यक्रम में रामाधार, सुखचंद और लतेल राम इस फन में माहिर कलाकार हैं। तो चंदैनी के जो कलाकार हैं याद रखेंगे, रामाधार, सुखचंद और लतेल राम। रामाधार साहू असाधारण प्रतिभा के धनी थे और मंच पर इतनी अभिव्यक्तियां एक साथ दे देता है कि कभी कभी बौद्धिक दर्शक भी उसके साथ चलने में अपने को असमर्थ पाते हैं। तो ये रामाधार साहू बहुत ही मजे हुए कलाकार थे, प्रतिभा उनमें बहुत था, असाधारण प्रतिभा मतलब तो एक साथ अनेक रोल करते थे, अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, कोई भी किरदार को निभा सकने में सक्षम थे। बस्तर का भतरा नाट और बिलासपुर का रहस्य भी लोक नाट्य है। तो बस्तर का भतरा नाट और बिलासपुर का रहस्य ये भी लोक नाट्य। रहस्य वस्तुतः रास है, रास है तथा कृष्ण की रास लीला का ही प्रदर्शन है। कृष्ण की जो रास लीला आप लोग जो देखते हैं तो रास से ही रहस्य बना है। ठीक है। लोक नृत्य मांदर की थाप पर थिरकते पांव। अब आगे पढ़ते हैं लोक नृत्य और मांदर की थाप पर थिरकते पांव। वैसे तो अधिकांश लोक गीत, लोक गाथा और लोक नाट्य में लोक नृत्य का भी थोड़ा बहुत पूट रहता है, किंतु नृत्य प्रधान होने के कारण जिन लोक कथाओं को लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है उनमें प्रमुख है पंथी, रावत नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवारी नाच और आदिवासी नृत्य। इसे हम लोक नृत्य की श्रेणी में रख सकते हैं। लोक नृत्यों के नाम लिखिए, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आप इसे याद रखेंगे। पंथी, रावत नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवारी नाच और आदिवासी नृत्य है, ये प्रमुख लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ की। पंथी सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भाव प्रवण नृत्य है। पूरा भाव इसमें देखने को मिलता है। आप लोग पंथी नृत्य का आनंद लेते हैं, आप सभी जानते हैं। सतनामी समाज के लोग है ना पंथी नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पंथी गीत की
चंद पंक्तियां हैं, देखिए। इतना के बिरिया में कौन देओ लाओ, मैं तो बंद थाओ दीदी जय सतनाम, मैं तो बंद थाओ दीदी जय सतनाम। इस प्रकार से ये पंथी गीत यहाँ पर दिया है ना। पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है कि पंजाब की भांगड़ा के समान गिने चुने लोक नृत्य ही इसकी तुलना में रखे जा सकते हैं। बहुत तेजी के साथ और भाव के साथ पंथी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। मांदार और झांझ केवल दो वाद्य इस नृत्य में पूरे वातावरण को झकझोर देते हैं। तो इसमें जो वाद्य यंत्र जो बजता है वो क्या है, मांदर और झांझ। देवदास की पंथी पार्टी का नाम किसी समय शिखर पर था, बहुत ऊंचे स्तर पर था। देवदास बहुत जाने माने पंथी गायक हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। बुधारू इस पार्टी का मांदर वादक है और अपनी कोई सानी नहीं रखता, बहुत प्रसिद्ध था। उनके समान मांदर बजाने वाला है ना, बहुत उस समय कम मिलते थे, आज भी कम मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया उनकी कोई सानी नहीं रखता। देवदास की पार्टी ने विदेशों में भी खूब ख्याति अर्जित की। हमारे देश में तो ख्याति मिला ही, विदेशों में भी देवदास की जो पंथी पार्टी है उनको खूब ख्याति मिली। नृत्य की तेज गति से आश्चर्यचकित होकर विदेशियों ने ध्यानचंद और ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक की तरह देवदास के पैरों का भी परीक्षण किया। राधे श्याम, लतमार दास, पुरानी लाल चेलक और अमृताबाई भी इस विधा के सशक्त कलाकार है। देवदास के निधन से पंथी लोक कला की बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि बहुत अच्छे सशक्त कलाकार थे। उनके समान कलाकार आज भी छत्तीसगढ़ में नहीं है। मुख्यतः मवेशी चराने का पेशा करने वाली राउत जाति। अब हम चलते हैं राउत नाचा की ओर। अभी तक हम पंथी नृत्य के बारे में, पंथी विधा के बारे में जान रहे थे। तो मुख्यतः मवेशी चराने का पेशा करने वाली राउत जाति का राउत नाचा दीपावली के समय होता है। कुल देवता की आराधना करने के बाद हर रावत अपने घर से काछन निकलता है। काछन, अब एक काछन क्या है देखिए। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। मस्ती में अपने घर के ही छप्पर छानी को तोड़ते हुए निकलने वाला रावत अपनी लाठी से समस्त रावतों पर अकेले ही प्रहार करता है। इस प्रकार के दृश्य आप लोग देखे होंगे कि जो घर के, उस घर के जो प्रमुख जो राउत होता है वह अपने घर से निकलता है। और जब घर से निकलता है ना, मतलब राउत नाचा जब होता है दिवाली के समय, तो दिवाली के दिन, उसके दूसरे दिन वो अपने घर से निकलता है। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। मस्ती में अपने घर के ही छप्पर छानी को तोड़ते हुए उनमें दैवी शक्ति सवार हो जाता है। उस समय उस राउत में जो अपने घर से निकलते हैं, और उसी को काछन कहा जाता है। तो मस्ती में अपने घर के ही छप्पर छानी को तोड़ते हुए निकलने वाला रावत अपनी लाठी से समस्त रावतों पर अकेले ही प्रहार करता है, क्योंकि उसमें दैवी शक्ति सवार होता है। उसके प्रहार को रोकने के लिए लगभग 30-40 राउत वहाँ एकत्र रहते हैं। जब उन्मादी राउत लाठी चलाते थक जाता है, तब जमीन में लेट जाता है। देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है। तो जिसमें काछन चढ़ा होता है, जो काछन निकलता है उस राउत में, उसमें बहुत शक्ति होता है। और अकेले वो 30-40 जो राउत होते हैं उसे भी वह अपने लाठी से पस्त कर देता है और तब जमीन में लेट जाता है। देवता को धूप नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है और स्वस्थ मतलब वो समान होता है, और अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर नाचने के लिए निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये राउत नाचा आप लोग देखते हैं। एक राउत नाचा का यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं। गोहरी चरायों बड़ दुख पायों, मन अब्बर झुंझवाए, बर्दी चरायों बड़ सुख पायों, गंजर के दुहें उपा गाए। इस प्रकार से वो दोहा पाड़ते हैं, है ना।
दोहा पाड़ने के पहले अरे इस प्रकार की भी आवाज़ निकालते हैं, बहुत भाव के साथ इसको गाते हैं। मैं तो उतना सुंदर इस रौत जो दोहा है उसे नहीं गा पा रहा हूँ, तो ये आप लोग सुन चुके हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सत्र वर्षा ऋतु में हरेली से प्रारंभ होता है। हरियाली को किसानों का पहली त्योहार कहा जाता है, प्रथम त्योहार कहा जाता है। हल, कुदाली, फावड़ा आदि कृषि औजारों की पूजा हरेली के दिन किसान लोग करते हैं। इस अवसर पर गेड़ी भी मनाई जाती है। हरेली के दिन छत्तीसगढ़ में गेड़ी बनाने की परंपरा है। लगभग 8 फीट लंबे बांस में जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर बांस का ही पायदान बनाया जाता है। गेड़ी आप लोग देख चुके हैं, तो लगभग 8 फीट लंबे बांस होता है, तो जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर बांस का ही पायदान, जहाँ पर पैर रखते हैं, है ना, पायदान बनाते हैं। इस तरह गेड़ी तैयार होती है जिस पर चढ़कर नाचा जाता है। गेड़ी के पायदान को नारियल की रस्सी से बांधने तथा उसमें मिट्टी तेल डालकर धूप में सुखाने से होने वाले चर्र मर्र की आवाज़ अन्य वाद्यों के साथ मिलकर अद्भुत संगीत पैदा करती है। समूह में नाचने पर गेड़ी नृत्य की छटा देखने लायक होती है। तो जब एक साथ बहुत से लड़के उस गेड़ी में चढ़कर जब नाचते हैं, गेड़ी नृत्य करते हैं, तो वह बहुत सुंदर और अनेक वाद्य यंत्रों के साथ अद्भुत संगीत पैदा करती है। आज तो गेड़ी नृत्य अनेक अवसरों पर गेड़ी नृत्य भी किया जाता है। आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। महासागर, क्योंकि आदिवासी जो नृत्य जो होता है उसमें बहुत आनंद होता है, और ये आनंद हम जितने भी बार देखें वो आनंद कम नहीं होता है और देखने की ललक बनी होती है। तो ये आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में सैकड़ों तरह के आदिवासी नृत्य प्रचलित है। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार के नृत्य, आदिवासी नृत्य देखने को मिलता है। तो क्षेत्र विशेष में अलग अलग क्षेत्र में अलग प्रकार की हमको नृत्य देखने को सुनने को मिलता है। मांदर की धुन पर नाचने वाले ये आदिवासी अपने खुलेपन के लिए मशहूर हैं। बहुत खुले ढंग से, कोई पर्दा नहीं होता है ना, खुले अंदाज में नृत्य करते हैं। मांदर की धुन पर नाचने वाले ये आदिवासी अपने खुलेपन के लिए बिना पर्दा के नृत्य करते हैं। युवक और युवतियां समान रूप से अधिकांश नृत्यों में एक साथ नाचते हैं। उनके पैरों का प्रक्षेपण इतना सधा हुआ और संतुलित रहता है कि लगता है किसी ने रस्सी या स्केल से बांध दिया हो। एक साथ बिल्कुल ताल के साथ सभी उस दल में लड़के लड़कियां जो होते हैं बहुत सामूहिकता का परिचय देते हैं। ऐसा लगता है किसी ने रस्सी या स्केल से उनके पैर को बांध दिया हो। तो एक रूपता का परिचय मिलता है यहाँ पर, और बहुत सुंदर ढंग से नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। आदिवासी अंचलों के कुछ नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, जैसे बस्तर में गौर, ककसार, चेहरे, दीवार, माओ, डोली और डिटोंग, ये कुछ नृत्य है। इसको याद रखेंगे आप लोग। बस्तर में गौर, ककसार, चेहरे, दीवार, माओ, डोली और डिटोंग। सरगुजा में सैला, जसपुर में सकल, मानपुर में हुलकी, चोली और मांदरी, ये मानपुर के नृत्य हैं। देवभोग में लरिया। प्रायः सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। कर्मा गोंड और देवार जाति का प्रमुख नृत्य है, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा और गाया जाता है। प्रमुख रूप से कर्मा, गोंड और देवार जाति का प्रमुख नृत्य है, ठीक है, लेकिन आज हर आदिवासी अंचल में इसे अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। मूलतः करम राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं। तो कर्मा क्यों नाचते हैं? मूलतः करम राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा नृत्य प्रस्तुत करते हैं, किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर वह श्रृंगारमय भी हो गया है। ददरिया और कर्मा का मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है और बहुत श्रृंगारिक गीत भी यहाँ आज बन गया है। गोलार्ध पर नाचते हुए युवक युवतियों का दल मांदर की मस्ती में झूम झूम कर नाचता है
और जब अपने साथी के पाँव के अंगूठे को छूने की स्थिति में आ जाता है तब कर्मा सिद्ध होता है। तो एक कर्मा गीत के बोल यहाँ पर दिया गया है। मैं तो उतना अच्छे से गा नहीं पाऊँगा। होई रे तोला जाना पड़े रे, कटंगी बाजार के पीपर तरी रे, कटंगी बाजार के पीपर तरी रे। दाड़ रांधे भात रांधे लिक्कड़ माँ खोए, दाड़ रांधे भात रांधे लिक्कड़ माँ खोए, 4 पैसा के जुग जुगी दुनिया ला मोहे, तोला जाना पड़े रे। इस प्रकार से एक कर्मा गीत की कुछ पंक्तियां हैं, आप लोग भी गाइए। हमारी संस्कृति मूलतः लोक संस्कृति है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी संस्कृति है वह मूलतः लोगों की संस्कृति है, लोक संस्कृति है। और संस्कृति किसे कहते हैं? तो संस्कृति हमारा आचार विचार व्यवहार स्वभाव, यह सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। हम जो कार्य करते हैं, जो हम व्यवहार दिखाते हैं, वही तो संस्कृति है। और लोग संस्कृति से ही पहचाना जाता है। संस्कृति में सुगंध होती है, उस सुगंध से ही लोग उस लोग को, उस क्षेत्र विशेष को जानते हैं। संस्कृति पुष्प के समान है जो पूरे क्षेत्र को सुगंधित करती है। लोक कला उसका एक अंग है। तो जैसा हमारा शरीर है और शरीर में अनेक अंग हैं, प्रत्येक अंग हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से लोक कला है ना, एक अंग है संस्कृति का। हमारे संस्कृति के अंतर्गत और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लोक कला क्या है, उसी में से एक अंग है। शरीर की पुष्टि के लिए अंगों का पुष्ट होना अनिवार्य है। तो शरीर हमारा कब स्वस्थ रहता है? जब हमारे शरीर के प्रत्येक अंग जब स्वस्थ है तो हम शरीर को स्वस्थ मानते हैं और हमारा शरीर का संचालन होता है। तो उसी प्रकार से ये जो लोक कला है वह भी एक अंग के समान है। उस लोक कला को आज हमें उसको विस्तारित करना, उसे सजाना संवारना हमारा कर्तव्य है। तो लोक कला की अजरता अमरता लोक संस्कृति की अजरता अमरता है। हमें आज अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से ही जाने और पहचाने जाते हैं। तो लोक कला की अजरता अमरता, अगर हमें लोक कला की संस्कृति को अगर हमें बचाना है तो लोक संस्कृति की अजरता अमरता। लोक संस्कृति हमारी तभी अजर और अमर हो सकता है जब हम लोक कला को सजाएंगे और संवारेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ, इस छत्तीसगढ़ की लोक कला को हमें सजाना है, संवारना है और आगे बढ़ाना है। यह हमारी संस्कृति है और हम सभी को अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।